हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हम लोग को ऑप्शन दिया गया जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। ये हम लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, मिट्टी। मिट्टी एक पदार्थ ऐसा है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए अब सेकेंड में जाते हैं। सेकेंड में हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा पे गमन करती है आपको बताना है। तो हम लोग का सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का बोल रहा है, यदि अपतन कोण 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि अपतन कोण 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ये हम लोग का 40 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पानी, यहाँ पे पानी होगा, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आप लोग को बताना है कि यह अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है, या प्रकाश के कारण होता है, या फिर उपर्युक्त में से सभी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा साइन आई अपॉन आर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती क्या है। क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को क्या कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण बताना है आप लोग को। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण हम लोग का क्या हो सकता है, हम लोग का ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी समंजन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोलता है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन से ये बोला जा रहा है कि नेत्र का जो उभरा हुआ भाग रहता है वो क्या, उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम क्या होता है आप लोग को पता है, उसका नाम क्या होता है, कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। आपको ये आंसर इसको बताना है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष से यह उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है ए, निकट दृष्टि दोष, बी, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष सी में, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि, हम लोग का आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है।
तो हम लोग को ये पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का बोलता है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग का यही बोल रहा है कि 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ जोड़ा जाता है। किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अब 2NO + C गिव्स आउट 2N + CO में क्या बताना है कि C अपचयन हो रहा है या अपचयित हो रहा है या फिर दोनों A और C ऑप्शन दोनों हो रहे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं हो रहे हैं। तो इनका आंसर सही हो जाएगा कि C का अपचयन हो रहा है, सॉरी उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का बोलता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र हम लोग को बताना है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। ये हम लोग का बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोलता है निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संरक्षण का उदाहरण है। तो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है ए में लोहे की वस्तु में जंग लगना, बी में दिया हुआ चांदी का काला हो जाना, सी में दिया हुआ ताला की वस्तु का हरा हो जाना और डी में उपर्युक्त, मतलब उपर्युक्त में थे सभी बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सारा सही होगा। जो संरक्षण का सभी मतलब ए बी और सी तीनों ऑप्शन में संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है रंध्र सूचक का उदाहरण है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन वेनिला, पहला में दिया हुआ है वेनिला, बी में लौंग का तेल, सी में प्याज और डी में उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सोडियम लवण का परिवार कौन सा है। मतलब यहाँ पे सोडियम लवण का परिवार कौन सा रिलेटेड में आता है, कौन सा परिवार है। इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ NaCl, पहला ऑप्शन दिया हुआ NaCl, सेकंड Na2SO4 या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Na2SO4। यह सोडियम लवण का परिवार है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये तो सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इमली में साइट्रिक अम्ल होता है। ये भी सही है, इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में बोलता है क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है। यह गलत है, ये नहीं होता है। और अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। यह भी सही है। तो हम लोग का इनमें से कथन असत्य बताना, तो असत्य कथन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का बोल रहा है कि एंटासिड का उदाहरण कौन सा है। 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें बताना एंटासिड का उदाहरण कौन सा है। एंटासिड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सेकंड में दिया हुआ बेकिंग सोडा, थर्ड में दिया हुआ उपर्युक्त सभी, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का एंटासिड का उदाहरण क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा। ये हम लोग का एंटासिड का उदाहरण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कौन सा धातु
ऊष्मा का कुचालक है। कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लेड, बी में मरकरी, सी में दोनों और इनमें से कोई नहीं, डी में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा लेड भी है कुचालक और मरकरी भी है कुचालक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी। 22 निम्न में से क्वेश्चन नंबर 22 जो हम लोग का है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ पे असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आयोडीन चमकीला अधातु है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सी गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, ये हम लोग का ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, यह सत्य है। इसीलिए यह ऑप्शन नंबर डी 22 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, 23 क्वेश्चन पे। 23 में हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में गोल्ड, बी में आयरन, सी में सोडियम, डी में पोटासियम। तो हम लोग का इस 23 का क्वेश्चन हो जाएगा पोटासियम, जो है अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का बोल रहा है इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन ए हम लोग का दिया हुआ है, ऑप्शन ए हम लोग का दिया हुआ है लेड, बी में कॉपर, सी में सिल्वर, डी में प्रयुक्त। तो हम लोग का 24 का आंसर हो जाएगा डी, सारा ऑप्शन जो दिया हुआ है ए, बी और सी, यह धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। 24 का आंसर हो जाएगा डी। 25 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है सिनाबार किस धातु का अयस्क है। सिनाबार किस धातु का अयस्क है। तो हम लोग का ऑप्शन पहला में दिया हुआ मरकरी, दूसरा में तांबा, सी में जिंक और चौथा में मैग्नीशियम। तो हम लोग का 25 का आंसर हो जाएगा मरकरी। यह जो धातु है वह सिनाबार मरकरी धातु का अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। इसमें से बताना है कि ऑक्सीकारक का उदाहरण कौन सा है। तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ 26 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है जो ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग को बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें बताना कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लाल रक्त में और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है श्वेत रक्त में और डी में ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, तो 27 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। तो ऑप्शन में हम लोग का दिया गया है उत्सर्जन तंत्र, बी में दिया हुआ पाचन तंत्र, सी में दिया हुआ श्वसन तंत्र और डी में दिया हुआ परिवहन तंत्र। तो हम लोग का 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे बोला जा रहा है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। तो हम लोग का 29 का सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग को बोला जा रहा है कि थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है। क्या बोल रहा है? थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग को बोला जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पादप पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। ये क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग को अभी बताएं आप लोग को कि उत्सर्जन तंत्र जो है वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, जनन मूल घटना है। क्या बोल रहा है कि जनन मूल घटना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में युग्म का बनना, बी में युग्मज मनज का बनना, और डीएनए की प्रकृति बनना, और भ्रूण का बनना। तो हम लोग का 33 का सही उत्तर हो जाएगा डीएनए की प्रकृति बनना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, जैव विकास का प्रकृति विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जैव विकास का प्रकृति विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हम लोग का 34 का आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि आनुवंशिकता का आधार किससे है। तो आनुवंशिकता का आधार डीएनए से होता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डीएनए ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। तो हम लोग का सही इसमें आंसर हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि परितंत्र के अजैविक घटक कौन है। क्या बोल रहा है कि परितंत्र के अजैविक घटक हैं, मतलब कौन है। तो हम लोग का 37 का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तापमान भी परितंत्र के अजैविक घटक है, वर्षा भी है और मिट्टी भी है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग को बोल रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है। तो हम लोग को पता है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर 38 का ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग को बोल रहा है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से स्कूल जाना पहला। दूसरा दिया हुआ ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, ये भी है। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये तो होगा ही नहीं, मतलब इसमें बोल रहा है कि पर्यावरण मित्र बोल रहा है पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये जो है हम लोग का पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया सेट 1 का। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1970, 1990 और 1980 और 1960 के दशक में। तो हम लोग का जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। यहाँ पे आंसर नहीं है, तो आप 1973 यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, क्योंकि 1973 से कुछ मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा नज़दीक में है, इसीलिए हम लोग 1973 दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।